चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता, हम लोग क्लास 10 का मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। एक बार जल्दी से लास्ट क्लास के टॉपिक को देखते हैं, और टॉपिक के पहले एक बार ध्यान दीजिए पोल के बारे में। ऐसे आप लोग सभी आंसर कर ही रहे हो। सारे बच्चों को क्या करना है, जब भी मैं बोलूं पोल में आंसर कीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन इसके 4 ऑप्शन आए तो आपको क्या करना है, सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। फिर सेकंड पेज में आपको यहाँ पर एक्टिविटी वाले पर क्लिक करना है। तीसरे वाले पेज पर आपको वन पोल एक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपने सॉल्व करके आंसर निकाला है, बी अगर लिखा है तो बी को टिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। तो वोट पर क्लिक करने के बाद आपका आंसर सबमिट हो जाता है। यहाँ पर वोटेड लिखा आएगा, मतलब आपका आंसर जमा हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वोट करते ही हो। सभी लोग करिए ताकि आपका अटेंडेंस के साथ साथ पोल रिपोर्ट भी बने और बेहतरीन बने। ठीक है, ट्राई करना कि सारे सही करो, जितना सही करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी देखते हैं लास्ट क्लास का टॉपिक। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेख किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, और संगत और असंगत युग्म के बारे में पढ़ा था। तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर एक दिया रहेगा तो उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए उसका ग्राफ जो होगा सर एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा बनेगा। अब अगर हमें युग्म की बात की जा रही है, मतलब दो इक्वेशन की बात की जा रही है, पेयर का मतलब क्या होता है, दो इक्वेशन। तो युग्म की बात की जाएगी तो सर दो इक्वेशन रहेगा, तो दो लाइन मिलेगा, एक L1 मिलेगा और एक L2 मिलेगा। मान लो नाम दे दिया दोनों लाइन का। अब L1 और L2 कितने टाइप से बनाए जा सकते हैं, मुझे कौन बताएगा माइक ऑन करके, कितने केस बनते थे बताओ। अभी बताया भी था, कितने टाइप से हम दो लाइन को बना सकते हैं, एनीवन बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब रिवीजन नहीं किया क्या पिछले क्लास का, या अभी तो बता भी रहा था। दो नहीं सचिन, तीन टाइप के बना सकते हैं। जैसे ये समझो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो मतलब पोजीशन उसके कितने टाइप से हो सकते हैं, तो L1 और L2 अगर दो लाइन है, तो यहाँ पर मैंने बताया था सर केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या होता था सर, अगर लाइन दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ठीक है, ऐसे काटे, तो इसको क्या करें सर, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, हाँ बिल्कुल सारा लिख दे रहा हूँ, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। या तो हो सकता है सर केस 2, संपाति के पहले बताओ, संपाति बाद में लिखेंगे, सेकंड में अच्छा लिख सकते हैं संपाति, चलो मैं लिख देता हूँ आपने जो बोला। चलो, संपाति कहने का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला जाना। ठीक है, बिल्कुल एक के ऊपर एक दूसरा लाइन ऐसे चला गया, इसको बोलेंगे संपाति। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ संपाति। और तीसरा केस क्या हो सकता है बताओ, तीसरा और एक बताया था ना, दोनों लाइन समांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए, कभी प्रतिच्छेद ना करें, तो ऐसे वाले को क्या कहते थे सर, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, तो ये 3 केस बनेगा। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कंक्लूजन निकल कर आता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर काटेगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यही हल होगा युग्म का, मतलब ये बिंदु P जो भी इसका निर्देशांक होगा वही हल हो जाएगा L1 और L2 के समीकरण का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं के इसमें एक हल मिलता है। बहुत डिटेल में सिखाया क्यों एक हल है, क्योंकि एक बिंदु पर काटेगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है या रिविजन करना तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखिएगा, एक हल होगा। और एक हल इसलिए क्या कहते हैं, संगत युग्म। किसी भी समीकरण युग्म का अगर हल होगा तो संगत कहलाएगा, तो एक हल है तो संगत कहलाएगा, संगत युग्म। अगर बोलो संपाती रेखा है, संपाती में तो बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो सर L1 L2 दोनों के ऊपर स्थित है। बहुत सारे पॉइंट है, जो भी L1 के ऊपर है वो L2 के ऊपर भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर अनेक हल होगा इसमें। ठीक है, इसमें तो अनेक हल होगा, और अनेक हल कहने का मतलब यह भी संगत हो जाएगा, क्योंकि हल है तो संगत युग में यह भी होगा, यह भी कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, और तीसरा वाला के समांतर, तो हम कह सकते हैं सर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो L1 और L2 दोनों के ऊपर। ठीक है, L1 के ऊपर बहुत सारे बिंदु है, L2 के ऊपर बहुत सारे बिंदु है, लेकिन इन दोनों को काटेगा कहीं नहीं। ठीक है, कह सकते हैं कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो L1 L2 दोनों पर है। तो हम कह सकते हैं समांतर रेखाएं में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, तो इसके कोई हल नहीं होते। तो नो सॉल्यूशन आप लोग पढ़ते हो कई बार, कोई हल नहीं होना, नो सॉल्यूशन। तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब इसको हम असंगत कह देंगे। तो असंगत युग्म कहने का मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्लियर, इतना क्लियर है। तो ये पेज क्या ले लीजिए अगर आपका क्लास मिस हुआ है तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारा चीज में से कुछ ही पूछ सकता है आपके एग्जाम। चलिए आज कोई रिकॉल नहीं कर रहे, आज के टॉपिक पर आते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, नया टॉपिक।
तो आज का जो नया टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़िए, देखिए हेडिंग लगाइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। मतलब जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, पेयर की बातें करें। अगर मैं बोलूं दो चर वाला रैखिक समीकरण, मैं अगर ऐसा लिखता हूं 2x प्लस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 13, मैं पूछ रहा हूं क्या ये दो चर वाला समीकरण है या नहीं? बताओ, सभी लोग दीजिए आंसर, क्या ये नो दो सर। चर वाला है? नो सर। नो सर। देखो ये यहाँ पर आपको देखा, चर क्या होता है सर? जो इंग्लिश का अल्फाबेट लिखा रहता है, जिसका मान फिक्स नहीं है, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, ठीक है, एबीसी सारे। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर कितने चर हैं? एक चर मुझे एक्स दिख रहा है, एक मुझे वाई दिख रहा है, और एक मुझे जेड दिख रहा है। तो यहाँ पर तो तीन चर आ गया ना। आपको क्या पढ़ना था? आपको पढ़ना था दो चर वाला, ठीक है, तो आपको दो चर वाला पढ़ना था। हम कहेंगे सर ये दो चर वाला नहीं है, ठीक है, तो हमें दो चर वाला चाहिए। तो कौन मुझे एक, कोई एक बच्चा माइक ऑन करके मुझे बताइए एक उदाहरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का। एनीवन, कोई भी एक उदाहरण जो रैखिक हो और दो चर वाला हो। भाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, आगे? ये तो समीकरण नहीं हुआ ना, ये तो बहुपद हो गया। समीकरण में तो बराबर का साइन होना चाहिए, बस यहाँ पर बराबर के बाद कुछ लिख दो, बराबर 5, ठीक है। अब ये बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों हो गया समझिए। आप बोलोगे सर यहाँ बराबर का साइन है तो समीकरण है, पहला चीज। सर कितने चर हैं? दो चर है ना। दो चर कौन कौन आ गया? एक्स और वाई आ गया, ठीक है, दो चर हो गया। चर की घात कितनी है सर? यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो ये भी दोनों जगह चर की घात एक है, तो क्या कहेंगे सर? ये रैखिक है। तो रैखिक होने के लिए चर का घात एक होना चाहिए, आपको पहले ही पढ़ाया है। दो चर तो आप बस देख लोगे चर कितने हैं, और समीकरण होने का मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिखूं 2x प्लस 8y बराबर 9, क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं? यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? यस सर बिल्कुल है। यहाँ, हाँ बिल्कुल हम कहेंगे सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन और समीकरण तो है ही। चर कितने हैं? एक्स और वाई, बिल्कुल दो चर है। और चर की घात कितनी? एक है, तो चर की घात एक होने का मतलब मैक्सिमम घात अगर एक है तो रैखिक भी है, ठीक है। तो ये सारे तो मैंने उदाहरण लिखे। अगर मैं एक जनरल फॉर्म बोलूं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, व्यापक रूप लिखिए, तो व्यापक रूप में आप इसी को लिखते हो सर। इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, ऊपर लिखता हूँ। तो व्यापक रूप कुछ ऐसे लिखते हो, और दो चर वाला रैखिक समीकरण का आप देखो सर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा जनरल फॉर्म। मतलब ए बी सी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी अचर संख्या है। एक्स और वाई दो ही चर लीजिएगा, एक्स वाई की जगह पर आप कोई भी चर ले सकते हो, लेकिन एक्स और दो ही चर लीजिएगा, चाहे एक्स वाई, चाहे वाई जेड, चाहे एक्स जेड, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर समझिए, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कि, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा राइट साइड में आपका जीरो रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो राइट साइड में आपका जीरो होना चाहिए, इक्वल टू के दाएं तरफ जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं 2x प्लस 8y बराबर 9, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है कि नहीं? अभी दो चर वाला रैखिक समीकरण तो था, लेकिन व्यापक रूप में नहीं है। तो इसको आप व्यापक रूप में कन्वर्ट कैसे करोगे? आप इसको व्यापक रूप में कन्वर्ट करने के लिए इस 9 को दाएं तरफ से बाएं तरफ लेकर जाओगे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं कि 2x प्लस 8y, ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 बन जाएगा, तो माइनस 9 बराबर 0। अब ये बन गया व्यापक रूप के फॉर्म में। इस फॉर्म में आपने लिख दिया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म। क्लियर? ये समझ में आया? अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, बताओ क्या होगा? बी का वैल्यू कितना है और सी का वैल्यू क्या है? चलो बहुत सही, आप इसी के नीचे लिख दीजिए सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहां से मैं दिख रहा है सर ए क्या होता है? एक्स के गुणांक को ए कहते हैं, तो एक्स के गुणांक को ए कहते हैं, यहाँ पर 2 लिख दिया। वाई के गुणांक को क्या बोलेंगे? बी, तो यहाँ पर 8 है आपका, आपने 8 लिख दिया। सी क्या है आपका? माइनस। वेरी गुड। तो सी कहेंगे सर कांस्टेंट वाला टर्म, तो यहाँ पर 9 मत बोलिएगा, 9 तो गलत हो जाएगा। 9 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस भी लगाएंगे, साइन के साथ लेंगे अगर माइनस का साइन है तो। अगर माइनस का साइन है तो साइन भी लेंगे, तो माइनस का 9 होगा। सही, तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू माइनस का 9। अभी तक हमने युग्म की बातें नहीं की है, अभी तक बस दो चर वाला रैखिक समीकरण देखा है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, मैंने लिखा 2x माइनस 7y
बराबर 4। मुझे बताइए कि a का वैल्यू क्या है यहाँ पर। 2 अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखिए, तो आपको सर a का वैल्यू यहाँ पर 2 दिख रहा है। b का वैल्यू कितना है? -7 -7, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर माइनस का 7 y का गुणा, तो माइनस का 7 लिख दिया। c का वैल्यू कितना है? -4 बहुत बढ़िया, यहाँ पर माइनस का 4 आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, आप बोलो सर अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2x माइनस 7y, ये 4 को इधर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 4, -4 बराबर 0। तो हमने क्या किया, दाएं तरफ में 0 कर दिया, ठीक है। अब ये व्यापक रूप में आ गया। अब यहाँ से आप इसका नीचे लिखे सर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ से तुलना करिए तो आपको कंपेयर करने पर दिख जाएगा सर a का वैल्यू क्या है आपका 2 है, b का वैल्यू क्या है आपका माइनस का 7 है, और c का वैल्यू क्या है आपका माइनस का 4 है, तो c लिख दोगे माइनस का 4। अगर कोई बच्चा c बराबर 4 लिखेगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -7 है, तो c का वैल्यू -4 ही आएगा। क्लियर? कितना? यस सर। अब अगर मैं बोलूं क्या ये जो समीकरण आपने लिखा था, मैं कोई भी एक उदाहरण लिख दे रहा हूँ, 2x माइनस 7y माइनस 8 बराबर 0, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बना रहा है क्या? ये युग्म नहीं, नो सर। क्योंकि एक ही समीकरण ना। तो ये आपने बोला सर ये तो इक्वेशन 1 ही है, हमारे पास एक ही समीकरण है, युग्म नहीं है। युग्म अगर लिखना हो तो कैसे लिखें? देखो, दो समीकरण लिख दीजिए। आपको अगर युग्म लिखना हो तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, इसके साथ एक और समीकरण लिख दीजिए, तो 5x प्लस 8y प्लस 7 बराबर 0। तो ये क्या बन गया? ये आपका युग्म बन गया। समझ में आया? तो युग्म कहने का मतलब दो समीकरण होना चाहिए, ठीक। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे आपने अगर दो चर वाला पढ़ा, देखो यही आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म। समीकरण एक को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इसको पढ़ते कैसे हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये तो सर कैसे याद होगा, ये तो बड़ा a1 b1 c1 बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, ठीक है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लो। ये तो सभी को याद है ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, याद है कि नहीं याद है? ये याद कर लिया ना? यस सर यस सर। अगर ये याद है तो क्या करिए, आपको अगर युग्म का लिखना हो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप, तो आप क्या करिए, आपको तो सर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखना है। आप पहले क्या करो, ऐसे लिख दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। युग्म लिखना था तो कितने समीकरण आएंगे? दो आएंगे, तो एक बार और लिख दीजिए, इसको रिपीट कर दीजिए, दो बार लिख दो। ठीक है सर, दो बार आप बोल रहे हो, लिख दे रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मैंने सेम ही समीकरण को कितने बार लिखा? दो बार लिखा, क्योंकि युग्म बोला जा रहा था। अब क्या करिए सर, इस वाले को आपने बोला था इक्वेशन नंबर 1, इसको आपने समीकरण 1 बोला था, तो ए बी सी जो कांस्टेंट है उसके आगे 1 1 1 लगा दो, यहाँ भी 1 लगा दो, यहाँ भी 1 लगा दो, यहाँ भी 1 लगा दो, तो बन गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब आपने बोला इक्वेशन 2 को देखिए सर, इक्वेशन 2 है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सर a2, यहाँ b2, यहाँ c2, ऐसे लिख दोगे जल्दी से, इसमें तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या बता दिया आपको, कि आप क्या करिएगा, एक ही समीकरण को दो बार लिखिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर से लिखिए सर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ, इसको मैंने समीकरण 1 बोला है, अब क्या करें बताओ, आप ही लोग बताइए। इसको समीकरण 1 बोला है, तो ए बी सी जो कांस्टेंट है उसके आगे क्या लगाएंगे सर, a1 b1 c1, a1 b2 में c2 मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर a1 b1 c1 कर दिया क्योंकि समीकरण 1 था। समीकरण 2 में क्या करें, इक्वेशन 2 में सभी जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सर 2, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ पर लिख देंगे 2। क्लियर सभी को कैसे मैं बना रहा हूँ? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आते हैं
सर हमें क्या क्या इसमें याद कर लेना है और क्या क्या हमें ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे कुछ भी गलत ना हो, और जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सर अगर हमें बोला जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पहले देखिएगा सर दोनों में इक्वल टू का साइन है कि नहीं है। बिल्कुल इक्वल टू का साइन है, ठीक है, इक्वल टू का साइन है, तो समीकरण तो है। मुझे बताइए समीकरण नंबर 1 में कितने चर यूज किए गए हैं, बताओ। समीकरण 1 में कितने चर हैं, एक्स और सर वाई। 3। 3 कैसे है, देखो A1 B1 C1 जो लिख रहा हूं ना, अभी के लिए कंफ्यूजन हो सकता है, हाँ लेकिन आगे जाकर A1 B1 C1 कुछ नंबर्स रहेंगे, ये लिख लीजिएगा सर A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, कोई रियल नंबर रहेंगे, कोई वास्तविक संख्या रहेगा, ठीक है, वास्तविक संख्या रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो A1 B1 C1 से कंफ्यूज मत करना, कोई कांस्टेंट नंबर है। चर यहाँ पर बस एक्स और वाई है, ठीक है, तो चर दो है एक्स और वाई। अगर मैं दूसरे वाले समीकरण की बात करूं, दूसरा समीकरण में कौन कौन सा चर है, यहां भी सर एक्स और वाई ही है, तो सिर्फ एक्स और वाई यूज किया। हमने बोला समीकरण 1 में भी सर आपने एक्स और वाई का यूज किया है, और समीकरण 2 में भी आपने एक्स और वाई का ही यूज किया है, ठीक है। समीकरण 1 में आपने एक्स और वाई का यूज किया, समीकरण 2 में आपने एक्स और वाई का यूज किया। तो पहला समीकरण और दूसरे समीकरण में सेम वेरिएबल होना चाहिए, सेम चर होना चाहिए। ऐसा मत करना कि पहले वाले में एक्स वाई यूज किया और दूसरे में वाई जेड यूज कर लिया, तीसरा चर नहीं आना चाहिए, समझ में आया। तो सेम चर होना चाहिए, और चर की घात कितनी होनी चाहिए बताइए, रैखिक है ना, तो रैखिक के लिए घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सभी जगह देखो चर का घात कितना है, यहाँ पर भी 1 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 है। लिखने की कोई नीड नहीं थी, लेकिन हमने ध्यान दिया तो मुझे दिख गया सर सभी जगह चर का घात 1 है। क्लियर इतना। A1 B1 C1 A2 B2 यस C2 सर। ध्यान रखिएगा, वो सारे कोई वास्तविक संख्या रहेंगे। और मैं उदाहरण दूंगा, उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कभी ऐसा लिख देता हूं, मुझे बताइए, अगर मैंने कभी ऐसा लिख दिया A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इज इक्वल टू 15, मैंने लिखा A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है क्या, बताओ। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। नो सर, सर की ये रैखिक तो है, नहीं होने का रीजन बताइए, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, एन तो ठीक है लेकिन क्यों नहीं है, रीजन बताइए। शरीर में जेड होती आ जाए। हाँ जेड भी आ गया, तो आप कहोगे सर समीकरण 1 में देखे कितना चर है, एक्स भी आ गया, यहाँ वाई भी आ गया, और यहाँ पर जेड भी आ गया, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 3 चर आ गया। तो बाकी समीकरण 2 को तो चेक भी मत करिए, तो आपको यहाँ पर दिख गया सर 3 चर आ गया, तो ये हमारा दो चर वाला युग्म नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये दो चर वाला युग्म नहीं बनेगा क्योंकि 3 चर आ गया, ठीक है। तो एक्स वाई जेड नहीं आना चाहिए, दो ही चर आना चाहिए, एक्स और वाई, ठीक है, या फिर वाई और जेड, जो भी चर लीजिए, दो चर लीजिए, ठीक है। चलो अगर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब देखो आपसे क्या पूछता है ना, आपसे पूछता है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू बताइए, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दूं आपको, ये दो इक्वेशन। अच्छा साहिल माइक बंद कर लो, आपका माइक ऑन है। देखो यहाँ पर दो समीकरण लिख रखा हूँ, उदाहरण 1 में x माइनस 2y बराबर 5 और 3x प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये दोनों दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है, युग्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, यस और नो, बताइए। यस सर। बिल्कुल होगा सर, समीकरण तो है ही, इक्वल टू का साइन है दोनों जगह पर, तो समीकरण तो है ही। उसके बाद मुझे दिख रहा है सर पहले वाले समीकरण में कौन कौन सा चर यूज किया गया, सर एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पर यूज किया आपने एक्स और वाई। दूसरे वाले में क्या यूज किया, सर यहाँ भी एक्स और वाई ही तो यूज किया है, यहाँ भी तो एक्स और वाई यूज किया, दोनों में सेम चर है, बताइए। सेम चर है ना, सेम चर होना भी चाहिए था, ठीक है। चर की घात क्या है, सभी जगह पर चर का घात देख लो, सभी जगह चर का घात एक 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 है, ठीक है। सर तो सभी जगह चर का घात एक है, तो कहेंगे सर रैखिक भी है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। अब मैं पूछूं क्या ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है, व्यापक रूप के फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं।
नो सर। व्यापक रूप में क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि देखो यहाँ पर आपका जो व्यापक रूप था उसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको व्यापक रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद a1 b1 c1 का वैल्यू बता देंगे। अगर कोई मुझसे बोले कि a1 b1 c1 का वैल्यू बताइए, a2 b2 c2 का वैल्यू बताइए, आप क्या करिएगा सर? समीकरण एक को उठाइए। समीकरण एक क्या लिखा हुआ है सर? x माइनस का 2y बराबर 5। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? x माइनस 2y, इस 5 को इधर लेकर -5। जाएंगे तो क्या बन जाए? -5। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आ जाएगा सर माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो दाएं साइड में 0 आ गया। इस वाले को कंपेयर आप इससे करोगे, इस दोनों को तुलना करेगा। तुलना करने में बेस्ट क्या है? इसके नीचे आप समीकरण को लिख दीजिए, ठीक है, पहला वाला। तो पहला वाला में क्या बोलेंगे सर? इसको लिख दीजिए सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां से आप तुलना करिए और मुझे बताइए कि a1 b1 c1 का वैल्यू क्या है। अगर मैं पूछूं कि a1 का वैल्यू क्या है, क्या लिखोगे आप? 1। 1। तो a1 क्या है समझिएगा? a1 क्या है? समीकरण एक का, समीकरण एक का x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं होने का मतलब 1 है, तो a1 का वैल्यू 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं बोलूं b1 का वैल्यू क्या है, क्या बोलोगे आप? b1 क्या है आप? -2। कहेंगे सर पहले इक्वेशन का y का गुणांक। तो यहाँ पर मुझे लिखा सर माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे सर b1 का वैल्यू -2। अच्छा, ऐसे मत लिख देना -2y। a1 b1 c1 में वेरिएबल नहीं आएगा, ये y नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो गलती से भी y मत लगाइएगा, तो -2 लिखेंगे। और c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? -5। -5। तो यहाँ पर -5 है c1 के जगह पर, तो c1 कांस्टेंट पहले वाले इक्वेशन का अचर वाला टर्म, यहाँ पर आ गया -5, ठीक है। तो a1 b1 c1 हमने लिख दिया यहाँ से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड वाले इक्वेशन को लीजिए। सेकंड वाले इक्वेशन से a2 b2 c2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से बोलेंगे सर सेकंड इक्वेशन क्या है आपका? ये वाला है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, व्यापक रूप में तो दाएं तरफ 0 होना चाहिए। तो 20 को आप इधर लेकर आइए, ठीक है। तो 20 को इधर लेकर आओगे तो क्या बनेगा? 3x 4y, 20 इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 20। जब भी साइड चेंज करेंगे साइन भी चेंज कर देंगे, -20 बराबर 0। अब इसके नीचे आप लिख दीजिए सर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां से आप तुलना करके बताओ a2 का वैल्यू क्या है? 3। तो बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है हमें सर। a2 क्या है आपका? ये 3 दिख रहा है, ठीक है। x का गुणांक सेकंड वाले समीकरण का, तो a2 का वैल्यू 3 दिख गया। मैं लिख दे रहा हूँ। b2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर? b2 का वैल्यू 4 है। 4 क्या है? प्लस का साइन, तो बस 4 ही लिखेंगे, प्लस का साइन नहीं देंगे। और c2 का वैल्यू कितना है? -20। -20। तो यहाँ से बोलेंगे सर माइनस का 20 आएगा, 20 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन दीजिएगा, पॉजिटिव है तो साइन मत दीजिएगा, ठीक है। तो a2 b2 c2 भी हमने लिख दिया। तो कभी आपसे बोले a1 बताइए, कभी बोले b1 बताइए, कभी बोलेगा c2 बताइए, कभी c1 बताइए, तो आप बता दोगे ना क्या है ना। कभी b1 b2 पूछेगा, कभी c1 c2 पूछ लेगा। क्लियर? बताओ। तो इस टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं आपसे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अगर मैं एक ही समीकरण लूं, 2 4 समीकरण नहीं ले रहे, सिर्फ एक ही समीकरण ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है 4 बराबर 5x माइनस 3y। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 4 बराबर 5x माइनस 3y, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए और मुझे सी का वैल्यू बताइए। सी ही क्यों, आप एबीसी सारा बता दो ना, ए भी बताइए, बी भी बताइए, सी बताइए, क्या होगा यहाँ पर? बताओ जी। हाँ जी बताओ, सी का वैल्यू बताओ। 5x -3y -4। नाइस। और आगे बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपने छोड़ दिया, बराबर 0 भी तो बोलिए। बराबर 0। हाँ, समीकरण बनेगा। अब देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, मैं समझा दे रहा हूँ। इक्वेशन जो दे रखा है उसको लीजिए। समीकरण दिया है सर 4 बराबर 5x माइनस 3y। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है सर। 4 बराबर 5x माइनस 3y ऐसे लिखा हुआ है। मुझे बताइए क्या कभी ऐसा लिखा हुआ है कि p जो है वो q के बराबर है? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं q जो होगा सर p के बराबर होगा? अगर राहुल की एज, मैं कहता हूं कि मोहन के एज के बराबर है, तो ऐसा बोल सकते हैं सर मोहन जो होगा वो राहुल के बराबर होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नो आप इक्वल टू के दाएं क्या लिख रहे हो बाएं क्या लिख रहे हो। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 अगर 5x माइनस 3y के बराबर है
तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर 5x माइनस 3y जो रहा होगा वो किसके बराबर रहा होगा, ये पूरा 5x माइनस 3y का वैल्यू कितने के बराबर रहा होगा, इस 4 के बराबर रहा होगा, तो मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अब 4 को मैं दाएं तरफ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो 4 को मैं अगर दाएं तरफ लेकर आऊँ तो क्या बनेगा सर, 5x माइनस का 3y, ये 4 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा, तो बन गया माइनस का 4 बराबर 0। इतना क्लियर, बताओ। A1 5 है तो। अच्छा, यहाँ पर A1 की बात नहीं, क्योंकि देखो अगर A1 B2 ये सारी चीज कब करेंगे, जब मेरे पास दो समीकरण, तो A1 B1 करेंगे। ठीक है, A2 B2 करेंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही समीकरण है, तो A1 B1 करने की जरूरत नहीं, ABC लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको आप तुलना करिएगा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 से, क्योंकि एक ही समीकरण है, तो आप इसको लिखेगा सर AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 से तुलना करिए। तो A का वैल्यू क्या दिखेगा सर, X का कोफिशिएंट, X का गुणांक। तो यहाँ मुझे दिख रहा है सर A का वैल्यू 5 दिख रहा है। क्लियर है सभी को कि A का वैल्यू जो है सर वो 5 आ गया। इज इट क्लियर? B का वैल्यू बता दो, B का वैल्यू बता दो। तीन। तो B का वैल्यू यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर माइनस का 3। ठीक है, तो ये B जो है Y का गुणांक, वैसे यहाँ माइनस का 3 दिख रहा है, तो माइनस का 3 लिखेंगे। और C का वैल्यू क्या है आपका, -4। माइनस का 4। तो आपसे क्या पूछा गया था, C का वैल्यू। तो अगर मुझसे ये क्वेश्चन का आंसर कोई बोले तो हम कहेंगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो C बराबर माइनस का 4 बनेगा। ठीक है, ये आंसर बनेगा। लेकिन अगर हमसे ABC सारा पूछता तो हम कहते हैं A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू माइनस का 3 आएगा। ठीक है, आप पोल पूछ लेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन और करते हैं। इतना क्लियर, समझ में आ गया? चलो, अगला क्वेश्चन अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 7x इज इक्वल टू 3y माइनस 9। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं A का वैल्यू, दो ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, आप चैट में बताइएगा, पोल नहीं है आपका, चैट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कि A का वैल्यू सर 7 है, B का वैल्यू 3 है, C का वैल्यू माइनस का 9 है। ऑप्शन बी, A का वैल्यू सर 7 है, B का वैल्यू माइनस का 3 है, C का वैल्यू 9 है। ऑप्शन सी, A का वैल्यू 7x है, B का वैल्यू माइनस का 3y है, C का वैल्यू 9 है। और ऑप्शन डी कि ये सारे गलत है। क्या होगा? चारों ऑप्शन देखिए कौन सा सही है यहाँ पर, A B C या D। आप कंपेयर किससे करोगे, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 से। आंसर डी आ रहा है, नन। ध्यान से देखो, कुछ तो आ जाएगा इसमें। चलो अब मैं बोलूं डी गलत है, फिर डी नहीं होगा। देखो इसमें ऑप्शन को ध्यान से, आ जाएगा आंसर A B C में से कुछ होगा। चलो देखो यहाँ पर, समझो इसको। देखो ट्राई ये करते हैं ना कि एक्स वाले को पॉजिटिव रखते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिकली ट्राई करते हैं कि 7x को पॉजिटिव रखिए। तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो सर, 7x बराबर 3y माइनस 9। ठीक है, तो मैं सभी को अगर बाएं तरफ लेकर जाऊं, ठीक है, क्योंकि 7x तो पॉजिटिव है ही, 7x तो 7x रहेगा ही। मैं 3y को इधर लेकर जा रहा हूँ, तो 3y क्या बन जाएगा, प्लस का 3y जाएगा कि माइनस का 3y आएगा, माइनस 3y हो जाएगा। तो क्या सर ये उधर जाएगा तो बन जाएगा सर माइनस का 3y। ठीक है, माइनस का 9 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 9। प्लस का 9, तो ये बन गया सर प्लस का 9। अब राइट साइड में बराबर के दाएं तरफ क्या बच गया, आपने 3y को भी इधर बाएं ले गए, माइनस 9 को भी बाएं ले गए, तो यहाँ पर 0 बन गया हमारा। ठीक है, तो बन गया 7x माइनस 3y बराबर 9। अब इसको आप कंपेयर करिए, हमारा 0 आ गया AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 से। तो अब आंसर आ रहा है बहुत सही। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना था A का वैल्यू जो दिखेगा वो बोलेंगे 7, तो A का वैल्यू आपका दिख रहा है 7। B का वैल्यू क्या है, माइनस का 3, तो B का वैल्यू मैंने बोला सर माइनस का 3। C का वैल्यू क्या है यहाँ पर 9, तो C का वैल्यू 9 है। तो A का वैल्यू 7,
बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 9, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है। ऑप्शन सी क्यों गलत हो गया, क्योंकि 7 तो ठीक था लेकिन यहाँ पर 3 लिख दिया, तो ये गलत है, हमारा माइनस का 3 आ रहा है, ये गलत हो गया। 7 -3 9, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्यों गलत होगा, ऑप्शन सी क्यों गलत है? 7x आ गया। एक्स आ गया सर, एक्स वाई मत लिखना, ठीक है। आपको पता है सर एबीसी क्या होता है, कोई वास्तविक संख्याएं होंगे, कोई रियल नंबर्स होंगे, कुछ कांस्टेंट नंबर्स होंगे, तो एक्स वाई जेड अगर जहां भी दिख जाएगा तो एबीसी में तो गलत हो जाएगा। तो ये गलत है, ये गलत है, डी भी गलत हो गया क्योंकि बी सही है हमारा, ठीक है। तो एबीसी हमने निकाल दिया। क्लियर? तो कभी आपसे एबीसी पूछेगा, कभी ए बी पूछेगा, कभी कुछ एक नंबर पूछ लेगा, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा कि राइट साइड में 0 बनाना है हमें, और एक्स वाले को ट्राई कर लेगा कि पॉजिटिव रहे, ठीक है। जरूर नहीं होता लेकिन इन जनरल ट्राई करते हैं कि पॉजिटिव रहे। उदाहरण 3, यहां पर बोला गया है 5x - 3y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, तो व्यापक रूप में लिखिए। तो ये ऑलरेडी व्यापक रूप में लिखा हुआ है, व्यापक रूप में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मुझे बताइए कितने समीकरण आपको दिख रहे हैं, कितने इक्वेशन दिख रहे हैं? दो। 2। तो क्या ये युग्म है? यस सर। यस चलो मैं सर। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोनों इक्वेशन को। पहला इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा समीकरण क्या लिखा है, 7x + 6y - 9 = 0। तो ये युग्म है। क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है? बताइए। तो आप देखिए समीकरण 1 में कितना चर है सर, x और y दो चर है। यहाँ पर कितना चर है, दो ही चर है, सेम चर है, यहाँ भी xy, यहाँ भी xy। तो कहेंगे सर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, क्योंकि सभी जगह चर का घात तो एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा, बिल्कुल होगा। अगर कहीं पर एक जेड आ जाता तो उसको बोलते क्या, जेड आ जाता तो कहते नहीं, No, ठीक है। तो no. अगर जेड आ जाता तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई ही आया, दोनों जगह चर के घात एक ही है। अब तुलना कैसे करोगे, हमें क्या बताना है सर, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारा। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसके नीचे आप क्या करिएगा, आप लिख दो सर ax + by + c = 0, ठीक है, लिख दिया। इसके नीचे भी लिख दो ax + by + c = 0। लेकिन हमसे युग्म है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 कुछ ऐसा लगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करिए, समीकरण 1 जो था और समीकरण 2 जो था, समीकरण 1 के नीचे 1 1 1 लगा दो, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। समीकरण 2 के नीचे 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख जाएगा सर a1 का वैल्यू कितना, बताओ, x का कोएफिशिएंट 5, ठीक है। b1 का वैल्यू कितना, अब बताओ आप लोग, -4। -3। b1 का वैल्यू -4, ठीक है, -4। c1 का वैल्यू कितना, 8। 8। +8 यानी 8 लिख दिया, ठीक है, 8। अब मुझे बताइए a2 का वैल्यू कितना, 7। 7, तो 7 लिख दिया। b2 का वैल्यू कितना, 6। 6, तो यहाँ पर b2 का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। c2 का वैल्यू कितना, -9। -9, तो यहाँ पर आ जाएगा -9। तो a2 b2 c2 भी लिख दिया, a1 b1 c1 भी लिख दिया। हमसे अगर b1 b2 पूछता तो b1 b2 बताते, c1 c2 पूछता c1 c2 बताते, है ना। डिपेंड कर रहा है ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्लियर? अभी क्वेश्चन करें। अच्छा अमर, आप कई बार से लिख रहे हो, काफी देर से लिख रहे हो पोल पोल। बिल्कुल देखो, आपको बोलने की नीड नहीं है, जब पोल का टाइम आएगा मैं पोल दे दूंगा आपसे। अमर आप अपना माइक ऑन करिए। हाँ जी अमर, माइक ऑन कर लो, कोई बात। देखो Okay. आपके, हाँ जी, अगर मुझे बताओ आप कल स्कूल जाकर कहते हो कि अगले महीना मेरा बोर्ड एग्जाम ले लो, कोई आपका एग्जाम लेगा क्या, बताइए? हेलो। नहीं लेगा ना। आप कितना भी बोलते रहिए सर एग्जाम ले लो मेरा, बोर्ड एग्जाम ले लो, मैं पूरी तैयारी कर लिया हूँ, आपका कोई एग्जाम नहीं लेगा। आपका बोर्ड एग्जाम कब होगा, जब आपका फरवरी मंथ आएगा, जब आपका टाइम होता है तभी लिया जाएगा। मैं बीच में पढ़ा रहा हूँ, आप कितना भी लिखते रहिए सर पोल पूछ लो, पोल पूछ लो, पोल पूछ लो, मैं पोल नहीं पूछूंगा, ठीक है। जब टाइम आएगा मैं पोल पूछ लूंगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब आप लोग सही आंसर कर सकते हो, आप लोग समझ चुके हो, पोल दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कब पोल पूछना है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है कि आप लोग पोल में आंसर करना चाहते हो। चलो अब मैं पोल पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं, और सभी लोग को करना है और सभी को सही करना है, ठीक है। रेडी है सभी लोग? तो वाई लिख के बताइए, अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो।
रेडी? अमर तो पक्का रेडी है, सबसे पहले तो अमर बोलेंगे वाई। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन है आपका, क्या दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म सर मेरे में पोल ना है? आता। हाँ, जिसका पोल नहीं आता वो बस वेट करिए, जैसे ही पोल एंड होगा तो फिर चैट में आप आंसर कर देना, ठीक है? चलो, अगर पोल नहीं आता इन दैट केस, तो क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, अभी पोल आपको नहीं दिखेगा, थोड़ी देर में पोल दिखेगा, ठीक है? पूछा जा रहा है क्या दिए गए समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है? तो हमें देखना होगा दो चर हैं क्या दोनों ही इक्वेशन में, या दो से अधिक है, क्या सभी जगह चर की घात एक है, और क्या समीकरण है, ठीक है? तो इतना चीज देखिएगा तभी आपका आंसर सही आएगा। हड़बड़ी मत करना, जल्दबाजी मत करना। पोल मैंने ऑन कर दिया है, दो ही ऑप्शन है, यस या नो, ध्यान से देखना, अदरवाइज गलती कर दोगे। होगा जी। ठीक है, समीकरण एक लिखा हुआ है सर 4x प्लस 5y प्लस जेड बराबर 0, और यहां लिख दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। क्या देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है? सर मेरी क्लास कट हो जाती है बार बार। ऐसा देखो, नेटवर्क इश्यू की वजह से हो सकता है, और तो कोई रीजन हो नहीं सकता। तो आप एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लिया करो, तभी ऐसा होता है, तो ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसे। सर मैंने पुल में आंसर दे दिया। ठीक है, बढ़िया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत है अभी तो। और ये गलत होने का रीजन बस इतना है कि आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया। बहुत सारे बच्चे हो जो क्लास के स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं किए थे, है ना? तो सारी चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप क्लास को टाइम पर ज्वाइन करिएगा, तभी सारा आंसर सही होगा। बीच में आप आओगे तो अधूरा ज्ञान रहेगा, है ना, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। खैर, इस क्वेश्चन को समझेंगे। अभी तक 16 आंसर आए हैं, 16 में 6 आंसर सही हैं, 10 आंसर गलत है। क्यों गलत है वो आप थोड़ा देखिए। मैं क्या पूछ रहा हूं, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। मेरा तो सही है जी। ठीक है अमर, सही है, बढ़िया। सभी का गलत नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 16 बच्चों में 6 सही है। ठीक है, अच्छी बात है कि आप उस 6 में हो। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद एंड करेंगे इसको। बाकी 8 बच्चे आंसर कीजिए, अभी आज तक 16 ही बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी क्लास कट हो गई थी, फिर मैंने फिर से ज्वाइन करी अब। ठीक है, शायद आपके 2 आईडी से दिख रहा है यहाँ पर, 2 आईडी से ज्वाइन हो क्या? नो सर एक है। ठीक, कोई बात नहीं। लास्ट 15 सेकंड रुक रहे, 15 सेकंड और 19 बच्चों का आंसर आ चुका है अभी। 10 सेकंड, 10 सेकंड लास्ट। एंड अभी रुकेंगे ओनली 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। और जितने बच्चे भी ज्वाइन करते हो ना, पूरी क्लास किया करें आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पर आपका देखो, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर आंसर बहुत सारे बच्चों का गलत है, होना नहीं चाहिए। अच्छा, किसी का पोल नहीं आता तो वो चैट में आंसर लिख दीजिए, ठीक है? चैट में आंसर लिख सकते हो। देखो, यहाँ पर आपको बोला गया था दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो मुझे बताइए, पहले वाले समीकरण में कितना आपने देखा कि सर दो इक्वेशन में युग्म हो गया, बस इतना देखा ना, जल्दबाजी में आंसर कर दिया कि हाँ ऑप्शन नंबर है, ठीक है? लेकिन ये गलत हो जाएगा। गलत ऐसे एग्जाम में आप गलती करके आ जाते हो, ठीक है? फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं, फिर सोचते हो कहाँ गलती हो गई, ठीक है? तो यही गलती करते हो, ये मत करिएगा एग्जाम में। दो चर वाला तो पढ़ा नहीं क्वेश्चन आपने, है ना? तो मुझे बताइए, समीकरण एक जो लिखा हुआ है, इस समीकरण में कितना चर है बताओ? समीकरण नंबर 1 में कितना चर है? वेरिएबल को देखिए, कितना वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है ना, अलग अलग। तो हम कहेंगे सर समीकरण नंबर 1 में देखिए कितना वेरिएबल है, तो एक तो मुझे एक्स दिख रहा है, एक मुझे वाई दिख रहा है, एक मुझे जेड भी तो दिख रहा है। एक्स वाई और जेड, यहाँ तो 3 चर आ गया। तो आप सेकंड वाले इक्वेशन को देखिए भी मत, इक्वेशन 2 को देखने की कोई नीड ही नहीं है। हम कहेंगे सर ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कैसे बनाएगा, यहाँ पर तो 3 चर आ गए, ठीक है? तो 3 चर आ गया, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। क्लियर हुआ?
यह दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं यस है, सर। क्योंकि यहाँ पर, बोलिए आगे, क्योंकि यहाँ पर तीन चर हैं। कोई बात नहीं, गलत हो गया, मैं समझ रहा हूं क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपने बस ध्यान से देखा नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया आपसे? क्योंकि आप गलती करो, चलो ठीक है आपने गलती कर लिया, अब मुझे बताइए अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप गलती करोगे क्या? नो सर। अब आपको याद रहेगा कि अच्छा एक बार गलती हो चुका है हमारे साथ, तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो दो चर वाला पूछा गया तो देखिएगा कितने चर है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी। अगला ओके क्वेश्चन है, सर। फिर से अगला क्वेश्चन जो पूछूंगा, फिर से जल्दबाजी मत करिएगा, तो आराम से लिखकर सॉल्व करिएगा। लिखा गया 7 बराबर 4x माइनस 3y, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और b का मान बताइए। ठीक है, तो आपसे पूछा गया b का वैल्यू, आप यहाँ पर ए बी सी सारा निकाल सकते हो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में b पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए क्या होगा b। क्वेश्चन नंबर 6, देखो b क्या होता है, होगा जी। y का गुणांक को b कहते हैं, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बदलिए, 7 बराबर 4x माइनस 3y, I have done इसको sir. कन्वर्ट करिए, उसके बाद आपका आ जाएगा b का वैल्यू, होगा जी। ये आएगा -8। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पर इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। बारिश है देव जी। बारिश आएगा, ठीक है, क्या दिक्कत है, बारिश में आप घर पर बैठ के क्लास कर रहे हो। ठीक है, 9 आंसर आए हैं, 9 में 6 सही, बाकी लोग करिए। देखिए आप ऑर्डर मत याद करिए कि पहले वाले को ये बोलते हैं, दूसरे वाले को भी, तीसरे वाले को सी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक्स के गुणांक को ये बोलते हैं, वाई के गुणांक को भी बोलते हैं, कांस्टेंट वाले को सी बोलते हैं। ये सर मेरी क्लास बार बार कट रही है। ये और भी एक बच्चे के साथ हो रहा है, पता नहीं आज इसका क्या इशू चल रहा है। ठीक है, तो फिर से ज्वाइन हो जा रहा है ना, फिर आपका कटने के बाद फिर से ज्वाइन कर रहे हो तो हो जा रहा है ना आसानी से ज्वाइन। तो अगर आगे भी ऐसा हो तो जल्दी से आप फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, थोड़ा फास्ट कर लो, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें नेटवर्क इशू हो सकता है। कई बार प्रॉपर नेटवर्क नहीं रहता है हमारे एरिया में ना, तो क्लास कट जाता है, कई बार स्क्रीन रुकते हुए दिखता है, तो ये सारी चीज हो सकती है। ठीक है, एंड करें इसको, 10 सेकंड और रुकेंगे, चलो 15 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड में इसको एंड करेंगे। ठीक है, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, 4 बच्चे और हैं क्लास में जिनका आंसर नहीं है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1, एंड करें इसको। अभी 19 बच्चों का आंसर दिख रहा है, किसी को टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बताओ, अदरवाइज एंड कर देंगे इसको। चलो ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या होगा इसका सोल्यूशन। देखो यहाँ पर कुछ बच्चों ने क्या किया, यहाँ पर ये सारी मिटा देता हूँ। देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से जब पढ़ोगे तो आपको दिखेगा सर इक्वेशन लिख रखा है 7 बराबर 4x माइनस 3y, और जल्दबाजी में कुछ बच्चों ने सोचा सर ये वाला ए है, ये वाला बी है, और बी का वैल्यू 4 बोल करके ऑप्शन डी कर दिया। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, आपसे पूछा गया था बी का वैल्यू। ठीक है, तो ये नहीं करना है हमें, इस तरीके से नहीं देखना है। आप बोलोगे सर 4x माइनस, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इस रूप में लिखना होगा, तो x वाला पहले, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट वाला टर्म। तो आप उससे सबसे बेटर क्या करो ना, 7 अगर 4x माइनस 3y के बराबर है, तो आप क्या करिए, 4x माइनस 3y जो है वो किसके बराबर है, 7 के बराबर है, उल्टा लिख दिया। अब इस 7 को इधर लेकर आ जाइए, नहीं मिलाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, 4x माइनस 3y बराबर -7। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 7 उधर जाएगा 0 हो गया। अभी हमारा दिख गया सर ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 के रूप में, इस फॉर्म में दिख गया। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है b का वैल्यू। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या होगा सर, y का कोफिशिएंट, y का गुणांक मुझे दिख रहा है -3। ठीक है, तो y जिससे भी गुना है वही, तो -3, तो हम लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। आसान है, a का वैल्यू पूछता तो 4 होता। ठीक है, a का वैल्यू 4 होता, c का वैल्यू क्या होता, -7 होता, लेकिन हमसे पूछा गया b का वैल्यू, तो b का वैल्यू -3 होता। क्लियर?
हमेशा आपसे सी नहीं Yes, पूछा sir. जाएगा ना, कभी आपसे बी पूछेगा, कभी आपसे ए पूछेगा, कभी आपसे सी पूछेगा, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला बोला गया है कि 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और 9x माइनस 7y बराबर प्लस 5 बराबर 0 है, तो b1 और b2 का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर दो युग्म है, तो देखो a1 b1 c1 करने लगा। ठीक है, तो b1 b2 क्यों लिखा, क्योंकि दो समीकरण है। b1 देखिए क्या होगा, b2 देखिए क्या होगा। चैट आपका बंद कर रहा हूँ, पोल थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए। देखो आप क्या करो ना, इस वाले समीकरण को लिखिए, इस समीकरण के नीचे आप लिख दो a1x प्लस b1y I have done. नाइस c1 बराबर 0। इस वाले समीकरण को तुलना करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। यहां से आप देखिए सर b1 का वैल्यू क्या है और b2 का वैल्यू क्या है। आपको b1 और b2 ही पूछ रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप लिखने के लिए तो लिख सकते हो, लेकिन हमें एग्जाम में क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। ठीक है, तो b1 b2 देखिए। होगा जी। नाइस। कभी आपसे c1 c2 पूछेगा, कभी आपसे a1 a2 पूछेगा। ठीक है, जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। तो अभी तक टोटल कितने बच्चों ने कर दिया, 7 बच्चों ने किया, और 7 में 7 सही, बढ़िया। बस साइन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 10 आंसर आ चुके हैं, 10 में 9 सही। देखो आप लोग अपना एक आदत बना लोगे ना, अगर कि मुझे टाइम देना है, पोल तो जल्दी में एंड होता नहीं है, तो आप जल्दी से आंसर सर नहीं मैं करने क्लास की जगह कट कर पर, सकती हूँ? हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आराम से आप करिएगा तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन सही होगा। सर क्लास कट कर सकते हैं? नहीं अभी नहीं क्लास कट करना है, इसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी क्लास नहीं कट करना। सर एक कुछ क्वेश्चन और जरूरी करें, काम। फिर आपका एक पोल रह जाएगा, बस ज्यादा नहीं, आप 10 मिनट रुक सकते हो, 10 मिनट रुक जाइए। ठीक है, अदरवाइज फिर आपको रिकॉर्डिंग देखना होगा। ठीक है, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट में पोल कर लेंगे अगला वाला, फिर आप एंड कर सकते हो, फिर क्लास भी एंड कर लेंगे हम लोग, ज्यादा बचा हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे इस क्वेश्चन के सर लिए, 10 बाकी मिनट बच्चे ही आंसर बचे हैं कीजिए। क्लास खत्म होने। क्या बोल रहे हो मुस्कान? सर 10 मिनट बचे हैं क्लास होने के भी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 10 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट में एंड करके फिर आप कर लेना अपना जो भी इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखना है। ठीक है, फिर आपका ये क्वेश्चन आएगा आप गलती कर दोगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1 एंड करें इसको। तो ये क्वेश्चन अभी मैं एंड कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर देखें तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही आया है। आप क्या करिएगा सर, इसको मैं कंपेयर अगर करूँ समीकरण नंबर 1, देखो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ये हमारा समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 की तुलना इस वाले से करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। समीकरण 2 की तुलना करेंगे सर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो अगर आप तुलना करोगे तो आपसे पूछा गया है b1 और b2 का वैल्यू। ठीक है, तो b1 बाय b2 निकालने का मतलब आप क्या बोलोगे सर, b1 क्या होता है, b1 होता है पहले समीकरण का y का गुणांक। तो मुझे दिख रहा है सर y का गुणांक क्या है, यहाँ पर 3 है, तो b1 का वैल्यू कितना आ गया 3। b2 का वैल्यू क्या है, दूसरे वाले समीकरण का y का गुणांक, तो यहाँ पर दिख रहा है y का गुणांक -7, तो b2 का वैल्यू आपका आ गया -7। तो 3 और -7 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में, 3 और -7। ऑप्शन डी क्यों गलत हो गया, क्योंकि -3 लिख दिया, ये गलत है हमारा। -7 तो सही था, लेकिन -3 गलत हो गया, बाकी ए और बी तो गलत है। क्लियर है, सी और डी में ही मैक्सिमम तो सी आया था। यस सर। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि आपका √2x बराबर 7y माइनस 9 के बराबर है। तो इसको आप एक ही समीकरण है, देखो a1 b1 c1 नहीं किया, a b c लिख दिया। ठीक है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए, और a b c तीनों ही का वैल्यू बताइए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में a b c तीनों सही सही लिखा गया है। तो इस बार पोल में ऑन कर रहा हूँ, नहीं आप ध्यान से करोगे तो इस बार क्या सारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण क्या लिखा हुआ है, √2x, देखो बस √2 के √2 लिख देना, इसमें कुछ करना है नहीं, x का गुणांक √2 है, बस इतना ही बोल रहा है, बराबर 7y माइनस 9। आप 7y को दाएं से बाएं ले जाइए,
-9 को दाएं से बाएं ले जाइए, आपका आंसर ABC आ जाएगा। ठीक है, इसको तो √2x वाले को लेफ्ट ही रखिएगा क्योंकि उससे मतलब है नहीं, x का तो पॉजिटिव है। 7y को आप इधर लेकर जाइए, -9 को इधर लेकर जाइए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। A का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है और C का वैल्यू क्या है, तीनों ही पूछा गया। तो ये सर कुछ कितने ऐसा नंबर ठीक है? अभी मैं देखूं तो यहाँ पर 2 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। तो यहाँ पर वर्गमूल को कुछ नहीं करना है, वर्गमूल को वर्गमूल रहने दो। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है उसको वैसे ही रहने छोड़ दो। ठीक है, √2 बस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। ठीक है, √2 रहेगा। ठीक है, वर्गमूल वर्गमूल 2 रहेगा। सही है जी। ठीक है, बस 7y को देखिए कि अगर हम दाएं तरफ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, -9 को दाएं तरफ लेकर, सॉरी बाएं तरफ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा। और ABC में कभी भी आपका वेरिएबल्स नहीं आता। ठीक है, ABC क्या है, ABC आपका कुछ वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो कोई नंबर आएगा। ठीक है, वहां कुछ वेरिएबल्स नहीं आते, XYZ नहीं आता। ये भी जो मैं बोल रहा हूँ एक हिंट ही है आपके लिए। ठीक है, देखो क्या आंसर आएगा, 10 बच्चों का आंसर आया अभी तक। लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या, इसमें तो आपका आंसर इतना गलत नहीं होना चाहिए था, इसमें कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहा है। ठीक है, 12 आंसर आ चुका है। बाकी बच्चे करिए आंसर, किसी को बैठे नहीं रहना है, अपना टाइम ले लीजिए। 20 सेकंड रुक रहे हैं, अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए इस क्वेश्चन के लिए तो माइक ऑन करके बताइएगा। ठीक है, सर चैट खोल दो। चैट अभी नहीं खोलूंगा, आप पोल जब एंड करूंगा ना फिर चैट खोल दूंगा। जैसे ही पोल एंड होगा चैट अपने आप खुल जाएगा, पोल के वक्त आपका चैट ऑटोमेटिक बंद रहता है। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और 16 बच्चों ने किया अभी तक आंसर। पोल रिपोर्ट भेजिए। पोल रिपोर्ट, अभी तो पोल रिजल्ट दिख रहा है, पोल रिपोर्ट अगले क्लास में देखता हूँ। हाँ, अगले क्लास में मिल जाएगा। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। अभी देखो सर पोल एंड किया गया, आपका चैट अभी ओपन है। हाँ जी बताइए प्रिंस, कुछ कह रहे हो आप। क्लास बता दो क्लास सर, वो मैंने आप एक इतने बार लिया। ना SP कौन सा आपसे स्कूल जाते हैं, सौरभ सर जाते हैं कि दीप सर जाते हैं, बताओ पहले। आज ही भेज दियो सर। जो भी जाते हैं ना उनसे आप एक बार कॉल करिए, वो बता देंगे आपने कितनी क्लास ली है। ठीक है, अटेंडेंस का जो भी इशू है आप सर से एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके स्कूल जाते हैं सर। दुलेड़ा ठीक है, एक बार क्लास के एंड में रुकना। ठीक है, देखता हूँ। अभी इसको समझ लीजिए, लिखा गया √2x बराबर 7y - 9। तो यहाँ से क्या बोलेंगे सर, ये जो भी है 7y - 9 इसको बाएं तरफ लेकर जाएंगे क्योंकि हमें करना है x + by + c बराबर 0, राइट साइड में 0 रखना है। तो 7y को उधर लेकर जाएंगे, -9 को इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, अभी क्लास एंड नहीं हुआ है, अभी ओके बाय नहीं लिखना है, अभी फिर चैट बंद कर दूंगा। आप स्कूल में ऐसा करते हो क्या कि आपके सर पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हो बाय बाय बाय, करते हो ऐसा? बोलो क्लास एंड कर दो, समझना नहीं है इस क्वेश्चन को, बताइए। तो डिसिप्लिन मेंटेन करिए। आप अभी से देखो बाय लिख रहे हो, अभी क्लास में 6 मिनट का समय बचा हुआ है, तो इतनी हड़बड़ी नहीं, पेशेंस रखिए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, आराम से पढ़िए, जाने के क्या जल्दी है, आराम से पढ़ो इसको। इसको क्या करेंगे, तो 7y जब इधर आएगा तो क्या बनेगा सर, √2x, ये 7y इधर आएगा तो 7y के आगे प्लस का साइन है तो बन जाएगा माइनस का 7y, माइनस का 9 बन जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू क्या, सारा चीज आपने अगर बाएं ले गया तो राइट साइड में 0 बनेगा। ठीक है, तो अभी इसको आप तुलना कर लो, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। ठीक है, तो यहां से आपको दिख जाएगा a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू x का गुणांक होता है जो कि मुझे √2 दिख रहा है। 2 कैसे दिख रहा था, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का आंसर 2 वाला आंसर था, c था। ठीक है, नहीं होगा ना, a का वैल्यू √2 है। b का वैल्यू क्या है सर, b y का कोफिशिएंट है तो -7 दिख रहा है, तो b का वैल्यू आपको सर -7 है यहाँ पर। c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 9 होगा। देखो a b c में कभी हमने x नहीं लगाया, y नहीं लगाया। ठीक है, तो a का वैल्यू √2, b का वैल्यू -7,
और सी का वैल्यू 9। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए में ए का वैल्यू √2 है, बी का वैल्यू आपका -7 आया था, यहाँ पर 7 लिख रखा है, गलत हो गया। √2 -7 9 बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में यहाँ पर ए लिख दिया 2, ये गलत हो गया। यहाँ पर x आ गया, यहाँ y आ गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा ए गलत, सी गलत, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है? इसमें बहुत सारे बच्चों का गलत था, बहुत कम बच्चों का सही था। समझ में आया ना? तो देखो आज के क्लास में हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे, कुछ सही हुए होंगे। बस ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, 1-2। ठीक है, ऑल बढ़िएगा, बहुत बढ़िया। अगर आपका सारा सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर गलत भी हुआ है तो भी आप इसको रिपीट कर लीजिएगा और एग्जाम में सही करना। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप गलती कर लो, एग्जाम में गलती मत करिएगा।